हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम लोगों ने मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर किया था, 3 पार्ट्स में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2025 का है। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट सुटेबल होगा उन कंपनीज के लिए जो प्रोड्यूस करती है बहुत सारा प्रोडक्ट्स एंड उन बहुत सारे मार्केट को भी ये कवर करती है। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, ये प्रोडक्ट देख के उन्होंने ये सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ ढेर सारा मार्केट भी है। मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं और बहुत सारे मार्केट को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो दोनों चीज है यहाँ पे। सिर्फ अगर बहुत सारा मार्केट रहता तो ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता, बहुत सारा सिर्फ प्रोडक्ट रहता तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4th नंबर ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है कि ढेर सारा चीज एक साथ वहाँ पे चलता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे एक साथ आप बहुत सारे मैनेजर्स को हैंडल करना पड़ता है, मतलब जो डिपार्टमेंटल जो होते हैं उनको भी, इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं उनको भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो जहाँ पे दो चीज की यहाँ पे बात हो रही है, एक प्रोडक्ट की भी बात हो रही है, मार्केट की भी बात हो रही है, इसी वजह से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि प्रमोट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। ये वाला वर्ड याद रखिएगा, विद इन अ डिपार्टमेंट ऑफ बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन देयर टास्क बीइंग परफॉर्म। मतलब सेम टास्क वाले लोग यहाँ पे हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज सारे स्ट्रक्चर का कि किसमें था कि सिमिलर टास्क परफॉर्म करते थे विद इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर में सिमिलर टास्क परफॉर्म करते थे। तो अब देखिए क्या क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा क्या? नहीं। फंक्शनल स्ट्रक्चर, आपको याद होना चाहिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, मतलब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस के जितने भी लोग रहते हैं वो एक जगह पे होते हैं एंड वो साथ में काम करते हैं। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, मतलब उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ टास्क वो परफॉर्म करते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर में। इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और क्वेश्चन में हिंट्स क्या दिया जा रहा है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2024 में आ चुका है। तो इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, इसमें ऑप्शन देना मैं भूल गई हूँ दोनों क्वेश्चन में, तो अगर ऑप्शन रहता तो आप कैंसिलेशन मेथड भी यूज कर सकते थे। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट वन इज ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। ये किसमें हम लोग बात करते हैं, सिमिलर नेचर का। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि जो सिमिलर टाइप का टास्क होता है जिन लोगों का, उनको एक ग्रुप कर दिया जाता है और एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो नेचर ऑफ टास्क के बारे में बात किया जा रहा है तो फंक्शनल हो गया, क्योंकि सेम फंक्शन रहता है, याद रखिएगा, सेम फंक्शन फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्किंग गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जब भी सोशल रिलेशनशिप की बात किया जाए तो क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब भी फॉर्म होता है तो किस वजह से होता है, वो किसी रिलेशनशिप की वजह से फॉर्म होता है, इंट्रैक्शन के कारण होता है। तो जब भी आपको दिख जाए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप टाइप का कुछ, तो आपको सीधा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट। सेपरेट बिजनेस यूनिट जब बात हो तो क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज में आपने देखा होगा डिफरेंट डिविजन्स हैं, सेपरेटली काम करते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, मतलब सबके अंदर में लगभग सेम डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन काम अलग अलग जगह पे होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका 3rd नंबर पे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक्स क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग को पता होगा कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि मेरी अथॉरिटी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता है जैसे फॉर्मल में किया जाता है, तो इस वजह से इसका आंसर आपका 4। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया, और यहाँ पे ऑप्शन रहता तो आप आराम से इसको कैंसिलेशन मेथड से भी यूज कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें देखते हैं क्या है। मेंटेन हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज इज इम्पेरेटिव। तो इसमें देखिए क्या ऐसा है, कौन सा वाला समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसमें से पहले आप ये चूज कर लीजिए किसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जैसे है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक टाइम पे एक मैनेजर जो है वो कितने सारे सबऑर्डिनेट को असिस्ट करेगा। तो ऐसा वाला स्टेटमेंट कहाँ है, देखिए यहाँ तो हायरार्की का बात हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है वन बॉस वन प्लान, यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। हो रहा है ना कि एक सबऑर्डिनेट जो है रिपोर्ट करेगा ओनली वन बॉस को, जो जितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक बॉस को रिपोर्ट करेंगे। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा आपका बी का, ऑप्शन बी का 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि एक हायरार्की बताता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या रहेगा वो बताता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे देखिए है ना, हायरार्कियल फॉर्मलाइज्ड कम्युनिकेशन चैनल, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज इज इम्पेरेटिव। तो इसका हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब एक जगह पावर एक्यूमुलेट ना होके उसको डेलीगेट कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, जब उसके नीचे वाले मैनेजर्स को या नीचे वाले ये में पावर्स को, अथॉरिटी को जब डेलीगेट कर दिया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। मतलब एक जगह एक्यूमुलेट नहीं रहता है। 2 तरह का वर्ड होता है, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पे किसी एक के पास पावर रहेगा, अपर ये में जो टॉप लेवल ये रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है पावर को, मतलब अलग अलग ये को दे दिया जाता है पावर, अथॉरिटी दे दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, मेंटेन हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज इज इम्पेरेटिव। डिसेंट्रलाइजेशन का हो गया 1 नंबर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो फंक्शंस हैव ओनली 1 प्लान एंड 1 बॉस। फंक्शंस हैव ओनली 1 प्लान एंड 1 बॉस किसमें हो गया, डिविजनल स्ट्रक्चर में, सी का 3। तो ये मैच द फॉलोइंग आपको कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो पहले पता है पहले आप उसको देख लो, जो समझ में आ रहा है उसके बाद कैंसिलेशन मेथड यूज करना, जब आपके पास ऑप्शंस रहेगा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है। ये नॉट पे फोकस कीजिएगा, बहुत टाइम इसी वजह से भी गलती होती है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है, तो ये सबसे सिंपल इजी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक स्केलर चेन यूज होता है, मतलब एक टॉप अथॉरिटी रहती है, उसके बाद वाली अथॉरिटी रहेगी, फिर इस तरह से एक हायरार्की टाइप की रहती है। जो अथॉरिटी है वो ऊपर से फ्लो करेगी नीचे,
एंड जो आप जो सबऑर्डिनेट से वो रिपोर्ट करेंगे, जो रिपोर्टिंग है वो किस तरफ फ्लो करती है, तो नीचे से ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। एक्सलेंट डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन रहेगा क्योंकि सारा कंट्रोल जो रहता है वो ऊपर वाले जो हेड है उनके पास रहता है, तो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे रहता है, प्रॉपर वे में, फॉर्मल वे में कम्युनिकेशंस होता है। नेक्स्ट, इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, हाँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अथॉरिटी किसकी है, तो जो रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा वो टास्क में अपना अच्छे से परफॉर्म करेगा, इसी वजह से इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। उसके बाद इट इज सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या, तो हम लोग पहले लास्ट वाला देख लेते हैं। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही हम लोगों ने देखा था, इजी फॉर्म है, तो ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव होता है, या यहाँ पे आप नॉट एक्सपेंसिव बोल सकते हो। लेकिन क्या ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो अपर, सबसे अपर में जो रहते हैं उनके पास रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाता है पावर का, तो ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसी वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है उसमें से कौन सा ये वाला में से नहीं आता। तो देखते हैं क्या है। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट फिक्चर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको याद होगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट रहते थे उनको दो मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता था, एक जो कि वो अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर रहते थे उनको, मतलब फंक्शनल मैनेजर को उनको रिपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, और एक उनको किनको करना पड़ता था, एक उनको प्रोजेक्ट मैनेजर को करना पड़ता था, जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा हो या करंट कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा हो तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट, तो ये तो गलत हो गया। कैसे, तो जिस वक्त कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो या नया प्रोजेक्ट नहीं चल रहा हो उस वक्त क्या होता था, वो अपना जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, अब मार्केटिंग का नॉर्मल उनका डिपार्टमेंट का जो काम है वो तो उनको करना ही है, वो तो फिक्स है ना, वो उनका डिपार्टमेंट फिक्स है, फंक्शनल डिपार्टमेंट उनका फिक्स्ड रहता है। उसके साथ ही अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए एक नया ग्रुप फॉर्म होता है या नया ऑर्गेनाइजेशनल ये फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉट नहीं रहता तब ये सही होता, तो हमें तो आंसर मिल गया है, लेकिन और भी ऑप्शंस देख लेते कि ये क्यों होगा। अब यहाँ पे टीम मेंबर्स है, फंक्शनल होम है ही, फंक्शनल होम तो उनके पास रहता ही है। when they are not needed on the project, अब जब नया प्रोजेक्ट नहीं है तब उनके पास फंक्शनल होम है ही, फंक्शनल अपना जो काम रहता है वो करते रहेंगे जब जिस काम से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम अराइजेस। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो नया प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बन जाएगा कि हाँ, और इन्हीं में से जो एम्प्लॉयज रहेंगे इसमें भी काम करेंगे, मतलब उनके पास दो काम रहते थे, एक अपना काम जो है उनका, और एक जो नया प्रोजेक्ट बना उसमें जो वो ग्रुप बने हैं उसमें, तो ये भी सही है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ये तो सही है ही, क्योंकि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो काम होता है वैसा ही होता है, और साथ ही में प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी काम करना पड़ता है कि नया प्रोडक्ट का ग्रुप बनाया गया है कि उसके लिए भी काम करना है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अ फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है फ्री फॉर्म, मतलब इसमें जो भी हायरार्की रहेगी वो फ्री रहेगी, स्टेटस रहेगा वो फ्री रहेगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, स्टेटस फ्री है, हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हो जाएगा 1 का आंसर।
नेक्स्ट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा होगा, किसी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा होगा। वर्चुअल वर्ड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डिजिटली कुछ चीज होता है तो उसके लिए हम लोग वर्चुअल बात यूज करते हैं। तो ये 4 नंबर हो गया बी। आपको हिंट्स देखना है कि क्वेश्चन क्या हिंट दे रहा है आपको। अगर आपको नहीं प्रॉपर पता रहेगा आप हिंट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी आपके फॉर्म होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज हो या फिर प्रोजेक्ट्स हो, तब हम लोग मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। इसी वजह से इसका क्या हो जाएगा, सुटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। हो गया। अब लास्ट वन कौन सा बचा, एडहॉक टीम फॉर्म टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया, टास्क फोर्स। टास्क किसी अनयूजुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए नया एक एडहॉक टीम बनाया जाता है इसमें, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे टास्क फोर्स हो गया। तो आप अगर 3 भी इसमें से सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला खुद ब खुद आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक हायरार्कियल फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जो है हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। और इसको ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो किस टाइप का ये स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे 2 तरह का बात किया जा रहा है, ठीक है, 2 तरह का रिलेशनशिप रिपोर्टिंग का बात किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मैट्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन आपको जहां दिख जाए वहां पे आपका मैट्रिक स्ट्रक्चर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which of the following is not true for functional organization? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। फंक्शनल मैनेजर स्पेशलिस्ट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, हाँ, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपको बताया था मैंने कि जैसे डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें सब अपने में स्पेशलाइज रहते हैं अपने फील्ड के। तो मैनेजर भी स्पेशलिस्ट रहेंगे उस एरिया के। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अब लार्ज स्केल बिजनेस रहेगा तभी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये भी सही है। द डिसिप्लिन टेंड टू बिकम लूज। तो डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज क्यों होगा। अब बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि डिपार्टमेंट का अपना गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है, मिसमैच होने की वजह से बहुत टाइम डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे और एक है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉसेस को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है एक एम्प्लॉय को। इसी वजह से यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे एक बॉस को रिपोर्ट करना होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कमांड आपको बहुत सारे बॉसेस से मिल रहे हैं, रिपोर्ट भी सबको करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना एक्टिविटीज एक सेंट्रल प्लेस पे कैरी आउट नहीं करता है जबकि मल्टीपल लोकेशंस पे कैरी आउट करता है बाय सप्लायर या पार्टनर फर्म्स के थ्रू एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस और अ लार्जर सप्लाई चेन। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना कि अब खुद एक जगह पे सेंट्रल प्लेस पे रह के वो जो है ऑपरेट नहीं करता है, मतलब अपना एक्टिविटीज़ वो क्या करता है मल्टीपल लोकेशंस पे एक कह सकते हो अलायंस बनाता है दूसरे सप्लायर्स से, सप्लाई चेन टाइप का एक फॉर्म करता है एंड अलग अलग जगह पे ये ऑपरेट करता है अपना एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो पार्टनर्स फर्म रहते हैं या फिर सप्लायर्स जो रहते हैं सब उनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अलग अलग प्लेस पे, सेंट्रल प्लेस पे ना करके अलग अलग प्लेस पे करते हैं। तो एक नेटवर्क जैसा आपको दिख रहा होगा,
एक यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं थ्रू देयर सप्लायर्स और पार्टनर फर्म्स। तो नेटवर्क टाइप का फॉर्म हो जाता है, इसलिए नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसका। तो या कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो यूज होता है, कौन सा इसमें से उसका एडवांटेज नहीं है। तो पहला क्या है, प्लेसेस अटेंशन एंड एफर्ट ऑन प्रोडक्ट लाइन। हाँ, तो प्रोडक्ट के लिए बनाया जा रहा है तो प्रोडक्ट पे तो एफर्ट डालेगा ही, अटेंशन डालेगा ही, तो ये तो होगा ही। रिक्वायर लेस पर्सन्स विथ जनरल मैनेजरियल एबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज, क्या ये होगा? ठीक है, नेक्स्ट पहले और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इजी है, उसको आप एलिमिनेट कर दो पहले। परमिट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है तो ग्रोथ भी करेगा परमिट और डाइवर्सिटी भी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। अब मुझे आप बताइए कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल एक्टिविटीज है ही, हो रहा था जो, उसमें से आपका प्रोडक्ट ये का अलग बनाया गया है, प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है, तो क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है या रिसोर्सेज जो है डुप्लीकेशन आपको दिखता होगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सेम डिपार्टमेंट, जैसे इसमें भी आपका क्या कहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इस प्रोडक्ट के लिए भी, इस प्रोडक्ट के लिए भी सेम वैसा ही डिपार्टमेंट होगा। अब इसमें भी वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ आपको दिखेगा रिसोर्स डुप्लीकेशन। तो जो फंक्शनल एक्टिविटीज है उसमें क्या कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा? क्योंकि ये लोग तो प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करेंगे, तो क्या फंक्शनल एक्टिविटीज पे फोकस कर पाएंगे? तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होता है, यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। आप कह सकते हो ये एक एडवांटेज नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि प्रोडक्ट को वाला फॉलो होता है, उसमें ये एडवांटेज नहीं है। तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नॉट एन एडवांटेज। तो ये सारे एडवांटेज हो गए, लेकिन ये एडवांटेज आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस मुझे प्रीवियस ईयर से मिले थे करंट, सो मैंने इसी को सबको इंक्लूड किया था। और भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी कर लिया है और थ्योरीज भी कर लिया है। एक थ्योरी और बाकी है, वो भी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट मैं एक थ्योरी पे ही वीडियो लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.